स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं आकलन के उद्देश्यों को, उसकी आवश्यकता को और उसके महत्व को। तो हमारी इकाई फर्स्ट के प्रथम के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है, हमने ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं और नीड एंड इम्पॉर्टेंस देखनी है आकलन की। तो आकलन के उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जब हम इसके महत्व या इसकी आवश्यकता या फिर इसके उद्देश्यों की बात करें तो बच्चों मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ आकलन की विशेषताएं। तो वो विशेषताएं भी इसके अंतर्गत ही आती हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि विशेषताओं के पॉइंट ही यहाँ पे आएंगे, तो उसके सिमिलर ही चलेंगे, उससे मिलता जुलता ही पढ़ेंगे। लेकिन कई बार परीक्षा में हमें डायरेक्ट समझ में नहीं आता कि उद्देश्य पूछ लिए, आवश्यकता कैसे लिखनी है तो कैसे लिखेंगे या महत्व कैसे लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे अलग से भी आपको बताया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम उद्देश्यों या फिर इसके महत्व या आवश्यकता की बात करें तो जो पहली चीज़ हमारे सामने आती है वो है आकलन के बारे में। आकलन से पहले क्या किया जाता है? मापन और मूल्यांकन किया जाता है। अब तो याद ही हो गया होगा, हर बार हर क्लास में मैं आपको बताती रही हूँ कि आकलन से पहले मापन और मूल्यांकन होता है, यानी ये प्रक्रिया मापन से शुरू होती है और आकलन पे समाप्त होती है। तो आकलन का जो पहला उद्देश्य है उसके अंतर्गत क्या होता है? सरकारी नीतियों का विकास किया जाता है। तो पहला उद्देश्य सरकारी नीतियों का विकास। मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि जब हम बच्चे की असेसमेंट करते हैं, बच्चे का आकलन करते हैं, तो इसके साथ साथ जो विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था है उसका भी आकलन हो जाता है। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके साथ ही जो शिक्षक पढ़ाता है उसका भी आकलन हो जाता है कि आखिर जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो किस टाइप का है, वो बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस तरह से जो नीतियाँ बनाई जाती हैं शिक्षा बच्चे तक पहुंचाने के लिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए, तो उन नीतियों की भी असेसमेंट हो जाती है बच्चे की असेसमेंट के साथ। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखो, जो सरकारी नीतियाँ बनती हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? छात्र छात्राओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो जब हम बच्चे की असेसमेंट करेंगे तो जो भी शिक्षण की व्यवस्था है उसकी भी असेसमेंट हो जाएगी, उसके बारे में भी एक राय बन जाएगी, उसके बारे में भी निर्धारण हो जाएगा कि क्या वो शिक्षा व्यवस्था बच्चे की आवश्यकताओं के अनुकूल है या नहीं। अगर उन नीतियों में, अगर उस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है तो वो लाया जा सकता है फिर। तो इस तरह से सरकारी नीतियों का विकास करना, इसका उद्देश्य कह लो या फिर महत्व आवश्यकता की बात करेंगे तो इस नज़रिए से भी हमें आकलन की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु कहता है आवश्यकताओं का ज्ञान। आवश्यकताओं का ज्ञान। अब किसकी आवश्यकताओं का ज्ञान? तो ज्ञान जो है, किसकी आवश्यकताओं की बात हो रही है? यहाँ पे बच्चे की आवश्यकताओं की बात हो रही है, छात्र छात्राओं की आवश्यकताओं की बात हो रही है। क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है हमारी। बालक को केंद्र में रखा गया है, बाकी सारे जो भी तत्व हैं वो उसके आसपास हैं। तो यहाँ पे हमें बच्चे की आवश्यकताओं का ज्ञान हो जाता है आकलन से, या आकलन का उद्देश्य है कि हमें बच्चे की आवश्यकताओं के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको मूल्यांकन पढ़ाया था जो कि आकलन से पहले होता है। तो मूल्यांकन के अंतर्गत मैंने आपको पहला टाइप पढ़ाया था निदानात्मक मूल्यांकन, जिसके अंतर्गत हम प्रश्न पूछते हैं पूर्व ज्ञान से संबंधित, जिसमें हमने प्रस्तावना प्रश्नों को रखा था। तो वहाँ बच्चों क्या था, वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि ये सारी की सारा जो मूल्यांकन है वो किससे संबंधित होता है या किस लिए किया जाता है? तो बच्चे की आवश्यकताओं का ज्ञान लेने के लिए, ताकि जब हमें पता चल जाए कि बच्चे की आखिर आवश्यकता क्या है तो हम उसके अनुकूल ही शिक्षण की व्यवस्था कर सकें। तो इस तरह से आकलन क्यों किया जाता है, आकलन का उद्देश्य या उसके महत्व के अंतर्गत ये बात भी है कि आकलन के द्वारा हम बच्चे की आवश्यकताओं का पता लगा सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ जो हमारे सामने आती है वो क्या चीज़ है? वो है अधिगम स्रोतों का, अधिगम स्रोतों का विकास। अब लर्निंग के सोर्स क्या होते हैं? तो
तो लर्निंग के सोर्स यानी हमने अधिगम करना है, बच्चे तक हमारा जो शिक्षण है उसको पहुंचाना है, बच्चे को अधिगम कराना है। तो इसके लिए हमें बहुत सारे सोर्सेज चाहिए। टीचर भी क्या है, एक सोर्स है। सिलेबस भी क्या है, एक सोर्स है। कक्षा का जो वातावरण है या खुद कक्षा जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं वो भी क्या है, एक सोर्स है। तो यहाँ पे हमें आकलन के द्वारा अधिगम स्रोतों का जो व्यवस्था की गई है उसका भी आकलन हम कर सकते हैं कि क्या वो व्यवस्था सही है या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि अगर असेसमेंट तक जब हम पहुँचते हैं तो अगर बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, बच्चे के मापन में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मूल्यांकन में अच्छा रैंक आ रहा है, तो इसका मतलब केवल और केवल बच्चे का दिमाग ही काम नहीं किया, टीचर ने भी अच्छा पढ़ाया उसको तो ही अच्छे से समझ में आया। और जो भी स्कूल के अंदर, जो भी क्लास के अंदर उसको एटमॉस्फेयर मिल रहा है, वातावरण मिल रहा है, या हम कह सकते हैं जो शिक्षण की वहाँ व्यवस्था की गई है स्कूल में, वो एकदम से अच्छे से है। और इसके अपोजिट अगर बच्चे का रैंक अच्छा नहीं आ रहा, उसके मार्क्स नहीं आ रहे, तो ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा दोष हम बच्चे को ही देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सही गलत जैसा भी उसकी असेसमेंट होती है उससे बाकी चीज़ें भी चेक हो जाती हैं। तो जो अधिगम के स्रोत हैं, जिन सोर्सेज से बच्चा अधिगम कर पा रहा है या जिन सोर्सेज का सहारा लेकर के बच्चा अधिगम करने योग्य बना है, हम उसे शिक्षण करा रहे हैं, तो उसकी भी यहाँ पे चेकिंग हो जाती है। तो अधिगम स्रोतों का भी हम विकास कर सकते हैं, कुछ बदलाव की ज़रूरत है तो भी ला सकते हैं। अब है अधिगम सूचनाओं का ज्ञान। अधिगम सूचनाओं का ज्ञान। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, लर्निंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है, सूचना क्या होती है, जो हमें किसी चीज़ के बारे में बताती है, वो सूचना कहलाती है। तो अपने शिक्षण के दौरान जो एक शिक्षक होता है वो सूचना बच्चे को देता है। किस बारे में सूचना देता है, जो टॉपिक होता है, जो वो क्लास में पढ़ा रहा होता है, उससे रिलेटेड उसको समसामयिक रूप से जोड़ने की प्रयास करता है, और इसी को ही हम सूचना कहते हैं। सूचना मतलब जो बच्चे को पहले से नहीं पता था, आज जो टॉपिक उसको हम क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, जो उसको पहले से उसके बारे में कुछ नहीं पता, आज वो सब गेन कर लेगा। एक नवीन ज्ञान जब लेने की बात होती है तो उसको हम सूचना कहते हैं। तो ये सूचना के अंतर्गत हम अधिगम सूचनाओं को भी चेक कर सकते हैं, उसके भी ज्ञान को परख सकते हैं कि बच्चे तक जो सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं उसका बच्चे को कोई लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो इस चीज़ को भी हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा कहता है वो कहता है शिक्षण अधिगम की व्यवस्था। शिक्षण अधिगम व्यवस्था का विकास। तो क्लास में क्या चलता है, टीचिंग एंड लर्निंग, यही चलती है। अब क्या चल रहा है, अभी तो टीचिंग एंड लर्निंग ही चल रही है। मैं टीचिंग करवा रही हूँ, मैं आपको शिक्षण करवा रही हूँ, आपकी लर्निंग हो रही है, आप सीख रहे हो, अधिगम हो रहा है। तो ये जो व्यवस्था है पूर्ण आकलन जब बच्चे का करते हैं तो इस शिक्षण अधिगम व्यवस्था का भी आकलन हो जाता है कि इसका मतलब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर उसमें कोई परिवर्तन लाने की ज़रूरत है तो परिवर्तन ले आओ, और अगर बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं तो उसको एज इट इज़ चला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ना ये सारे के सारे पॉइंट्स बच्चों एक साथ जुड़े हुए हैं। बच्चे की असेसमेंट के साथ साथ इन सारी चीज़ों की भी असेसमेंट होगी, बस आपने ये दिमाग में लेकर के चलना है। और परीक्षा में हमें अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो पॉइंट्स ज़्यादा होने चाहिए हमारे पास, हम सभी जानते हैं। तो इसलिए ये इतने सारे पॉइंट्स हैं। बाकी इनका जो बेस है, पीछे जो इनकी नींव है वो सेम ही है, क्योंकि बच्चे की जो असेसमेंट है वो बाकी चीज़ों की भी असेसमेंट होती है। बस इस तरह से अपने अंदर इस बात को बैठा लो, और पॉइंट अलग अलग है। उसके बाद देखिए 6 नंबर पॉइंट क्या कहता है, समावेशन को प्रोत्साहन। समावेशन को प्रोत्साहन। समावेशन क्या होता है, आप लोग एक पेपर भी पढ़ते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, तो ये वही है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है, यानी सब तरह के बच्चे, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है,
तो प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होता है, और इसके साथ ही जैसे एक नॉर्मल बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो वो और भी बहुत तरह के बच्चे होते हैं। कुछ अपराधी बालक होते हैं, कुछ सामाजिक रूप से वंचित बालक होते हैं, विकलांग बालक होते हैं, तो ऐसे बालक, पिछड़े बालक होते हैं, तो ऐसे बालकों को भी एक सामान्य कक्षा के अंदर सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बता दिया समावेशी का मतलब, या फिर समावेशन किसे कहते हैं, यानी समायोजित करना किसी चीज़ को। उन बच्चों को भी सामान्य बालकों या सामान्य कक्षा के अंदर समावेशित करना समावेशन कहलाता है। अब देखिए, जैसे मान लो कोई अपराधी बालक है, वो अपराध करता है, हम उसका मापन, मूल्यांकन और जब असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट में उसके बारे में राय बनाते हैं, निर्धारण करते हैं, तो हमने ये देखा कि ये बच्चा अपराधी प्रवृत्ति का है, तो हम क्या करेंगे, हम आकलन की इस प्रक्रिया को ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे कि बस पता चल गया कि ये अपराधी बालक है, बल्कि उसके कारणों की खोज करेंगे कि आखिर ये ऐसा करता है तो क्यों करता है। और जब हमें इसके कारणों का पता चल जाएगा तो उसका फिर निराकरण निकाल करके, निदान करके, उपचार करके, और उसके बाद उसके समावेशन की व्यवस्था भी की जाएगी। ये भी आकलन करता है, ये भी आकलन का एक उद्देश्य है, समावेशन को प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, हमारा अगला बिंदु है बहिष्करण को रोकना। बहिष्करण को रोकना। अब ये बहिष्करण क्या होता है, इसे समझना पड़ेगा हमें। तो बच्चों, बहिष्करण होता है किसी चीज़ का बहिष्कार कर देना, और यहाँ पे जब हम बात करेंगे शिक्षा जगत में इसकी, तो इसका मतलब ये है कि कुछ अपराधी बालक होते हैं, कुछ अनुशासनहीन बालक होते हैं, उन्हें विद्यालय से निकाल दिया जाता है। अब जब उनकी मापन मूल्यांकन के बाद असेसमेंट होती है, तो असेसमेंट में हमारे सामने इसके कारण भी पता चलते हैं कि वो बच्चे क्यों अपराधी हैं या क्यों अनुशासनहीनता फैलाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि उसमें वो बच्चे की ही गलती होगी या उसका कुछ पर्सनल मैटर होगा। हो सकता है कक्षा का वातावरण ऐसा हो, या वो बच्चा अनुशासनहीनता फैलाता है, अनुशासनहीन है, तो इसका मतलब पर्टिकुलर किसी एक क्लास में, एक टीचर की क्लास में वैसा करता हो क्योंकि उस टीचर के साथ उसका तालमेल नहीं बैठ रहा या सामंजस्य नहीं बैठ रहा, या फिर कक्षा के विद्यार्थी जो बाकी बच्चे हैं उसके साथ उसका कोई तालमेल नहीं बैठ रहा। तो बहुत से कारण हो सकते हैं उसके अपराध करने के या फिर उसके अनुशासनहीन होने के। तो आकलन क्या करता है, आकलन इस बहिष्करण को, इस बहिष्कार को रोकता है, ऐसे बच्चों के बहिष्कार को रोकता है। वो ये कहता है कि कारणों का पता लगाओ। असेसमेंट क्या करती है, केवल ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में निर्धारण कर देती है, राय बना देती है, नहीं, बल्कि उसके कारणों का पता लगाती है कि वो बच्चा अनुशासनहीन क्यों है, वो बच्चा अपराध क्यों कर रहा है। जब कारणों का पता चलेगा तो क्या होगा, निदान होगा, और फिर हम क्या कर सकते हैं, इस बहिष्करण को रोक सकते हैं। तो आकलन का एक उद्देश्य बहिष्करण को रोकना भी है, या फिर इस नज़रिए से भी इसकी आवश्यकता होती है, इसका महत्व बन जाता है। अगला पॉइंट है बच्चों, अधिगम कार्यक्रमों का विकास। अधिगम कार्यक्रमों का विकास, हम विद्यालय में शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इन कार्यक्रमों को हम जो अन्य गतिविधियां जिसे पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं ना, उनको भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो बहुत सारे कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है ताकि बच्चे के जो सर्वांगीण विकास की बात शिक्षा करती है उसको हम प्रोत्साहित कर सकें, उस लक्ष्य तक, उस उद्देश्य की पूर्ति हम कर सकें। तो यहाँ पे ये अधिगम कार्यक्रम जो बच्चे के लिए, बच्चे की लर्निंग को मोटिवेट करने के लिए या बच्चे को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए हम बहुत सारे जो प्रोग्राम चलाते हैं, उनका भी यहाँ पे क्या हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है कि वो अधिगम कार्यक्रम क्या पूरी तरह से सार्थक हैं या अभी उनमें और काम करने की या उनमें सुधार करने की कोई आवश्यकता है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो जो भी पूरे साल के अंदर विद्यालय के अंदर बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उनका भी यहाँ पे आकलन हो जाता है। आगे देखिए, आकलन
विधियों का, और आकलन विधियां नहीं, अधिगम विधियों का, अधिगम विधियों का विकास, अधिगम विधियों का विकास। शिक्षक कक्षा में अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, शिक्षण कराने के लिए बहुत सारी विधियों को अपनाता है। आप भी अपने टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में आपका टीचिंग सब्जेक्ट अलग होता है, सेकेंड ईयर में आपका टीचिंग सब्जेक्ट अलग होता है, तो प्रत्येक विषय को पढ़ाने की आप उसमें विधियाँ पढ़ते हो। विधियाँ दी होती है ना, पिछली कक्षा में आप पढ़ के आए हो, और इस बार सेकेंड ईयर में भी आपने जो अपना सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ है टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में, उसमें भी आप उस सब्जेक्ट की विधियाँ पढ़ोगे। और प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ाने की जो विधियाँ हैं, मेथड्स हैं, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि शिक्षक अपनी कक्षा के दौरान, अपने शिक्षण के दौरान जिन विधियों का जो इस्तेमाल करता है, जिन विधियों को उपयोग में लेकर के आता है, उनका भी आकलन हो जाता है। अगर वो विधियाँ अच्छी हैं, बच्चे उस मेथड से पढ़ करके अच्छे से समझ रहे हैं, तो इसका मतलब मापन में अच्छे नंबर आएंगे, मूल्यांकन भी जो है वहाँ पे बच्चे का रैंक भी अच्छा आएगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो शिक्षक को ज़रूरत है कि वो अपने मेथड्स को भी एक बार चेक कर ले। हो सकता है उसके अगर मेथड में कुछ बदलाव आ जाए तो हो सकता है बच्चे और भी अच्छे से सीख सकें। तो आकलन का एक उद्देश्य शिक्षक के मेथड को, शिक्षण की जो विधियां हैं उसको भी चेक करना है, उनका भी विकास करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो है व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था का विकास। व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था क्या होती है बच्चों? पर्सनल टीचिंग की बात। सभी विद्यार्थियों को आप एक जैसा कक्षा में पढ़ाते हैं, ऐसे तो नहीं कह सकते कि अलग अलग सबको पढ़ाया जाए, सभी को एक जैसे ही पढ़ाता है टीचर। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है कि कुछ बच्चों को ज़रूरत है, नीड है कि आप उनके लिए व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता, उनकी जो है उसकी व्यवस्था करें। कैसे? अब कुछ बालक ऐसे हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से मान लो बच्चा बीमार हो गया, अब वो बच्चा काफ़ी दिन तक स्कूल नहीं आया, पीछे रह गया, तो क्या आप उसको व्यक्तिगत शिक्षण नहीं देंगे? नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा है, आप एक जिम्मेदार शिक्षक हैं तो आप ऐसा करेंगे ना। दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किन्हीं और कारणों से कक्षा में ध्यान नहीं देते, या फिर कक्षा में उनका सामंजस्य नहीं बैठ रहा, उनमें हीन भावना आ गई है, वो अपने आप को कक्षा में दूसरों से पीछे मापते हैं, तब भी क्या होगा? तब भी वो नहीं पढ़ पाएंगे कक्षा में। तब आप क्या कर सकते हो? उनके लिए भी आप अलग से शिक्षण की व्यवस्था कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें किससे पता चलेंगी कि कौन से बच्चे को क्या आवश्यकता है, कौन से बच्चे को व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता है? तो आकलन ही तो बताएगा कि किस बच्चे को कौन सी आवश्यकता है, क्योंकि हमने सेकंड पॉइंट ही पढ़ा था, आवश्यकताओं का ज्ञान। आकलन का एक उद्देश्य बालकों की या छात्र छात्राओं की आवश्यकताओं का पता लगाना है, और मूल्यांकन के अंतर्गत भी मैंने बताया था, निदानात्मक मूल्यांकन यही काम करता है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमारी कक्षा के किन बालकों को व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता है और उनके लिए हम इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट बिंदु जो है वो कहता है कि हम आकलन के द्वारा शिक्षण अधिगम व्यवस्था को समसामयिक बना सकते हैं। समसामयिक। तो आकलन का एक उद्देश्य क्या है? शिक्षण व्यवस्था को समसामयिक बनाना। समसामयिक क्या चीज होती है? जैसे हम कहते हैं ना, समसामयिक क्वेश्चन आएंगे, मतलब करंट के क्वेश्चन आएंगे, मतलब आज के टाइम की, वर्तमान युग की बात हो रही है। तो हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम, जब हम फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा, सरकारी नीतियों को चेक करते हैं तो उनमें बदलाव आता है। अगर ज़रूरत होती है तो बदलाव भी लाते हैं, परिवर्तन भी लाते हैं, सुधार भी लाते हैं। और जहाँ पे हमने सिद्धांत पढ़े थे मूल्यांकन के और आकलन के पिछली कक्षा में, तो वहाँ पे भी एक सिद्धांत था, छठा पॉइंट मैंने आपको बताया था, परिवर्तन एवं सुधार का सिद्धांत। ठीक है, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं आप, याद आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे शिक्षण व्यवस्था का जब आकलन होता रहता है टाइम टू टाइम, बच्चे के आकलन के दौरान ही
यानी कक्षा के बच्चों का आकलन हुआ, साथ में ही सारी चीज़ों का आकलन हो गया। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारी शिक्षण व्यवस्था समसामयिक बनती रहती है, वर्तमान युग के साथ जुड़ती रहती है, उसमें नई नई चीज़ें और जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सारी की सारी आधुनिक चीज़ें, आधुनिक युग की चीज़ें उसमें जुड़ती रहती हैं और बदलाव आता रहता है। अब जो लास्ट पॉइंट है वो कहता है कि इससे क्या होता है, या इसका एक उद्देश्य होता है विद्यार्थियों का समग्र विकास करना, समग्र विकास करना। अब इस पॉइंट को मुझे लगता नहीं है मुझे समझाने की ज़रूरत है। जब से आप बीएड में आए हैं कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा, कोई भी ऐसा लेक्चरर नहीं होगा जिसने आपको ये ना बताया हो कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास करना या फिर अधिगम कराना। अधिगम का क्या अर्थ है, व्यवहार में परिवर्तन लाना। अब तो रट्टे लग चुके हैं, सेकेंड ईयर में हो गए हो आप, तो यही बात यहाँ पे आई है आकलन में भी, और यही बात अभी सेकेंड ईयर में भी सारा साल ही चलेगी। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो इसी के लिए मापन, मूल्यांकन और बाद में असेसमेंट यानी कि आकलन की व्यवस्था की गई है। और पूरे ईयर को भी मैंने आपको बताया था FA SA में इन्होंने पूरी तरह से बांट करके बच्चे की असेसमेंट करते हैं हम, और लास्ट में एक निर्धारण लिया जाता है जिसको हम कहते हैं राय बनाना या फिर आकलन करना, असेसमेंट करना। तो यहाँ पे ये जो आकलन है उसका मैं कह सकती हूँ सबसे ज़रूरी उद्देश्य या सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लास्ट में लिखा है, क्योंकि जब यहाँ पे ये लाइन लिख दी ना समग्र विकास की, तो इसके मतलब वो जो 11 पॉइंट ऊपर पड़े हैं वो सारे इसमें आ गए, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास करना, और आकलन की व्यवस्था शिक्षा के अंतर्गत ही की गई है, और आकलन का उद्देश्य भी क्या है, बालक का समग्र या सर्वांगीण विकास करना। तो जुड़ गए ना दोनों आपस में। तो इस तरह से आज हमने ये जो 12 पॉइंट पढ़े हैं ये किससे रिलेटेड है, ये हैं हमारे उस आकलन से संबंधित, उन आकलन के उद्देश्यों या उसकी आवश्यकता या महत्व के अंतर्गत आते हैं ये पॉइंट, जो कि मापन और मूल्यांकन के बाद किया जाता है, जिसमें कि बच्चे के बारे में कोई निर्धारण किया जाता है, कोई एक फिक्स राय बनाई जाती है कि ये बच्चा यहाँ पे स्टैंड करता है, या इस बच्चे को फेल करना चाहिए, पास करना चाहिए, इस बच्चे को कौन सी ग्रेड देनी चाहिए, या फिर बच्चा अगर सही उसकी असेसमेंट नहीं हो रही तो उसके कारण क्या हैं। और इसके साथ साथ जब बच्चे के उन प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है, कारणों का पता चल जाता है, तो उसके आधार पर हम अधिगम गतिविधियों का विकास कर सकते हैं, कार्यक्रमों का विकास कर सकते हैं, सरकारी नीतियों का विकास कर सकते हैं, अधिगम सूचनाओं का विकास कर सकते हैं, अधिगम स्रोतों का विकास कर सकते हैं, बहिष्करण को रोक सकते हैं, समावेशन को प्रोत्साहित कर सकते हैं, शिक्षण अधिगम व्यवस्था को समसामयिक बना सकते हैं, अधिगम गतिविधियों या फिर विधियों का विकास कर सकते हैं। ये मतलब जो भी पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं ये सारे के सारे एक पॉइंट में समा गए, किसमें, कि हम विद्यार्थियों का समग्र विकास कर सकते हैं, जो कि शिक्षा का उद्देश्य है और आकलन का भी उद्देश्य है। तो इस तरह से ये बहुत ही बड़ी बात है, और या हम कह सकते हैं आकलन एक इम्पॉर्टेंट बच्चे के लिए रोल प्ले करता है, और इसके जरिए हम बहुत सारी बाकी जो शिक्षण व्यवस्था है उसको भी चेक कर सकते हैं, और उसमें अगर बदलाव की ज़रूरत है तो हम विद्यार्थियों के आवश्यकता के अनुकूल उसमें सुधार ला करके, परिवर्तन ला करके अपनी शिक्षण व्यवस्था को समसामयिक या और भी अच्छा और भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।